आज हम खून यानी रक्त के बिल्कुल अंदर झांकने वाले हैं, समझने के लिए कि ये असल में क्या होता है, कैसे काम करता है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक जरूरी विषय है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि खून सिर्फ मतलब लाल पानी क्यों नहीं है, इसमें क्या क्या होता है, और सबसे जरूरी, इसे अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा जाता है, ये सब होता कैसे है, और इन अलग हिस्सों का मरीजों के लिए क्या मतलब है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा हमारी सामग्री बताती है, खून में रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं। हाँ फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। बिल्कुल। प्लेटलेट्स हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और प्लाज्मा, वो लिक्विड जिसमें ये सब तैरते हैं और उसमें भी कई जरूरी प्रोटीन होते हैं। मतलब हर हिस्से का अपना खास काम है। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से ब्लड कॉम्पोनेंट थेरेपी या रक्त घटक थेरेपी का विचार आता है। पहले क्या होता था, अगर किसी को खून की जरूरत पड़ती थी तो उसे अक्सर पूरा का पूरा खून मतलब होल ब्लड ही चढ़ा दिया जाता था। हाँ, लेकिन अब हमें पता है कि ये हमेशा बेस्ट तरीका नहीं है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था कि पूरे खून की बजाय सिर्फ उसके हिस्से क्यों देना? क्या इससे चीजें और मुश्किल नहीं हो जाती, जैसे मैनेज करना, स्टोर करना? देखिए, यहीं पर मेडिकल साइंस की असली मतलब तरक्की दिखती है। इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला तो हर हिस्से को, हर कंपोनेंट को सही सलामत रखने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए। अच्छा। जैसे जैसे लाल कोशिकाओं को रेफ्रिजरेटर में 2 से 6 डिग्री पर रखते हैं। प्लाज्मा को फ्रीज करना पड़ता है -30 डिग्री या उससे भी कम पर। प्लेटलेट्स को रूम टेम्परेचर पर रखना होता है, पर लगातार हिलते रहना चाहिए। अब अगर सबको एक साथ रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही, है ना? बात तो सही है, मतलब अलग अलग रखने से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मरीज को सिर्फ वही चीज देना जिसकी उसे जरूरत है। टारगेटेड थेरेपी जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी को सिर्फ एनीमिया है, मतलब उसके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल कोशिकाएं कम है। अब उसे पूरा खून देंगे तो साथ में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट सेल्स सब जाएगा। इसकी उसे जरूरत नहीं है और ये बेवजह का बोझ डाल सकता है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ओह, मतलब जिसे सर्कुलेटरी ओवरलोड कहते हैं। हाँ खासकर अगर दिल या किडनी की कोई दिक्कत हो पहले से। एग्जैक्टली। घटक थेरेपी से हम क्या करते हैं, हम उसे सिर्फ पैक्ड रेड सेल्स दे सकते हैं, सिर्फ लाल कोशिकाएं। ये तो बहुत मायने रखता है, मतलब इलाज ज्यादा सटीक हो गया। सटीक भी और सुरक्षित में। और तीसरा बड़ा फायदा यह है कि एक डोनर जो खून दान करता है, हाँ। उसके 1 यूनिट खून से हम कई अलग अलग मरीजों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसी 1 यूनिट से हम लाल कोशिकाएं अलग कर सकते हैं, वो किसी एनीमिया के मरीज को चली गई। प्लेटलेट्स अलग कर सकते हैं, वो शायद किसी डेंगू या कैंसर के मरीज को जिसके प्लेटलेट्स कम हो गए उसको दे दी। और जो प्लाज्मा बचा वो शायद किसी जले हुए मरीज को या जिसे लिवर की कोई बीमारी है उसके काम आ गया। तो मतलब एक डोनेशन से 3 या 4 लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। एक दान कई जिंदगियां, ये सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, ये तो कमाल है। हाँ, ये संसाधनों का मतलब रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। एफिशिएंट, सेफ और इकोनॉमिकल। तो ये प्रक्रिया सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या खास ध्यान रखा जाता है? आपने कहा नियम सख्त हैं। हाँ, सुरक्षा सबसे पहले है। हर घटक को कैसे तैयार करना है, कितने तापमान पर रखना है, कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब के लिए बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस हैं। और ब्लड ग्रुप मैचिंग, वो तो जरूरी होगी ही। बिल्कुल। जैसे पूरे खून के लिए जरूरी है, वैसे ही हर कंपोनेंट के लिए ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी मतलब अनुकूलता जरूरी है। ABO और RH ग्रुपिंग तो मैच करनी ही पड़ती है। और हाँ, जैसा आपने पहले कहा, दान किए गए खून की तरह ही हर कंपोनेंट यूनिट की पूरी जांच होती है। इन्फेक्शन वाली बीमारियों के लिए जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया, इन सब की टेस्टिंग होती है। अच्छा, और आपने पहले प्लाज्मा डेरिवेटिव्स का भी जिक्र किया था, वो क्या चीज़ है? वो कंपोनेंट से अलग है? हाँ, वो एक तरह से प्लाज्मा के और भी शुद्ध किए हुए हिस्से हैं। प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ना? हाँ। तो प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में प्लाज्मा को और प्रोसेस करके इन प्रोटीन्स को अलग अलग करके कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जैसे एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन, वो किस काम आता है? एल्ब्यूमिन शरीर में फ्लूइड बैलेंस और ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है। ये खासकर तब दिया जाता है जब कोई बहुत जल गया हो या शॉक में हो, जहां शरीर से काफी फ्लूइड लॉस हो गया हो, में या इम्यून सिस्टम की कुछ बीमारियों में दी जाती हैं।
और होते हैं फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, जैसे फैक्टर 8। ये हीमोफीलिया जैसी बीमारियों जिनमें खून ठीक से जमता नहीं है, उनके इलाज के लिए तो मतलब वरदान है। अच्छा। और इनकी खासियत ये है कि ये अक्सर पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो इन्हें स्टोर करना आसान होता है और इनकी शेल्फ लाइफ घटकों से भी ज्यादा लंबी होती है। तो ये सब शुरू होता है खून इकट्ठा करने से, ब्लड कलेक्शन से। जी हाँ। इस प्रोसेस में क्या खास ध्यान रखा जाता है? हाँ, ब्लड कलेक्शन बहुत ही मतलब सावधानी वाला काम है। सबसे पहले तो सही डोनर चुनना जरूरी है। उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक होता है। ये पक्का करना होता है कि डोनर स्वस्थ है और डोनेशन उसके लिए सेफ है। फिर जब खून निकालते हैं तो जहां सुई लगाई जाती है उस जगह को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है एंटीसेप्टिक से, ताकि स्किन के बैक्टीरिया खून में ना चले जाएं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और नस में सुई बहुत ध्यान से डाली जाती है ताकि नस को कम से कम चोट लगे और खून आराम से निकले। और ये खून किस चीज में लिया जाता है? आपने बैग्स का जिक्र किया था। हाँ, इसके लिए स्पेशल प्लास्टिक बैग्स आते हैं। ये सिंगल यूज स्टेराइल होते हैं। एक मुख्य बैग होता है प्राइमरी बैग, जिसमें खून जमा होता है। अच्छा। इस बैग में पहले से ही एक लिक्विड होता है, एंटीकोआगुलेंट प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, जैसे CPDA या CPDA1। ये खून को जमने से रोकता है और कोशिकाओं को जिंदा रखने में मदद करता है। और सैटेलाइट बैग्स? हाँ, उसी प्राइमरी बैग से पतली पतली ट्यूब्स के जरिए 1, 2 या 3 छोटे खाली बैग्स जुड़े होते हैं। इन्हें सैटेलाइट बैग्स कहते हैं। जब बाद में खून को सेंट्रीफ्यूज करके अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं, तो वो हिस्से इन्हीं सैटेलाइट बैग्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। मतलब खून बैग में आने के बाद बाहर हवा के संपर्क में नहीं आता। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कंटैमिनेशन यानी संक्रमण रोकने के लिए। खून निकालने से लेकर कंपोनेंट अलग करने और फिर मरीज को चढ़ाने तक कोशिश यही रहती है कि सिस्टम बंद रहे। ये बैग सिस्टम भी अलग-अलग तरह के होते होंगे। हाँ, जैसे ट्रिपल बैग सिस्टम होता है, इसमें एक प्राइमरी और 2 सैटेलाइट बैग होते हैं। इससे हम आमतौर पर रेड सेल्स, प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी FFP बना सकते हैं। और एक क्वाड्रुपल बैग सिस्टम होता है, जिसमें एक प्राइमरी और 3 सैटेलाइट बैग होते हैं। इससे हम रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से आगे क्रायोप्रेसिपिटेट, जिसमें फैक्टर 8 होता है, और क्रायोपुअर प्लाज्मा भी बना सकते हैं। वाह! मतलब पहले ही तय होता है कि इस खून से क्या-क्या बनाना है। हाँ, काफी हद तक। ठीक है, तो खून सुरक्षित तरीके से इन खास बैग्स में आ गया। अब असली जादू, जैसा मैंने पहले कहा, इसे अलग-अलग करने का है। ये कैसे होता है? आपने कहा सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन ही मुख्य तरीका है। इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो ये मल्टीपल बैग सिस्टम जो क्लोज्ड हो, और दूसरा एक रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। रेफ्रिजरेटेड क्यों? ठंडा रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि खून के घटक, खासकर प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन, गर्मी से खराब हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज जब तेज घूमता है तो गर्मी पैदा होती है, तो उसे ठंडा रखना जरूरी है ताकि कंपोनेंट्स की क्वालिटी बनी रहे। ओके। और ये सेंट्रीफ्यूज काम कैसे करता है? आपने घनत्व की बात की थी। हाँ, इसका पूरा आधार है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या कह लें घनत्व, डेंसिटी का अंतर। खून के जो अलग-अलग हिस्से हैं, उनका वजन थोड़ा अलग-अलग होता है। अच्छा, कितना अलग? जैसे लाल रक्त कोशिकाएं सबसे भारी होती हैं। उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी करीब 1.08 से 1.09 होता है। प्लेटलेट्स हल्के होते हैं, करीब 1.03 से 1.04, और प्लाज्मा सबसे हल्का होता है, 1.02 से 1.03। व्हाइट ब्लड सेल्स का घनत्व इनके बीच में कहीं होता है। तो ये थोड़े से अंतर से ही अलग हो जाते हैं। हाँ, जब सेंट्रीफ्यूज बहुत तेजी से घूमता है, हजारों गुना धरती की गुरुत्वाकर्षण G फोर्स से, तो ये छोटा सा अंतर भी काफी हो जाता है। जैसे वो गोल घूमने वाले झूले में होता है, बाहर की तरफ खिंचाव लगता है। बिल्कुल, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो भारी चीजों को सबसे ज्यादा बाहर की तरफ फेंकता है, बैग में सबसे नीचे की तरफ। तो जब हम खून के बैग को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सबसे भारी लाल कोशिकाएं बैग में सबसे नीचे जमा हो जाती हैं। अच्छा। उनके ठीक ऊपर एक पतली सी सफेद परत बनती है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। इसे बफी कोट कहते हैं। बफी कोट? हाँ, बफी कोट। और सबसे ऊपर रह जाता है हल्का पीले रंग का प्लाज्मा। तो ये एक तरह की हाईटेक छटाई हो गई, कह सकते हैं। और हम सेंट्रीफ्यूज की स्पीड, G फोर्स और टाइम को कंट्रोल करके ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन से घटक चाहिए। मतलब स्पीड और टाइम बदलने से अलग-अलग चीजें मिलती हैं। हाँ, जैसे अगर हमें प्लेटलेट्स निकालने हैं, तो हम पहले एक लाइट स्पिन देते हैं, कम स्पीड पर,
इससे लाल कोशिकाएं नीचे बैठ जाती हैं, लेकिन प्लेटलेट्स प्लाज्मा में ही घुले रहते हैं। फिर हम ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी अलग बैग में निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर इस पीआरपी वाले बैग को हम हैवी स्पिन देते हैं, ज्यादा स्पीड पर। अब प्लेटलेट्स भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं। फिर ऊपर का प्लाज्मा अलग कर लेते हैं और नीचे बचे प्लेटलेट्स का कॉन्सेंट्रेट बन जाता है। ओह, ये तो काफी स्टेप्स वाला प्रोसेस है। हाँ, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, पर ये सबसे कॉमन तरीका है कंपोनेंट्स बनाने का। और आपने एक तरीका ग्रेविटी सेपरेशन भी बताया था। हाँ, वो बहुत सिंपल है। बस खून के बैग को सीधा खड़ा करके फ्रिज में रख दो। धीरे धीरे घंटे लगते हैं, लाल कोशिकाएं नीचे बैठ जाती हैं, फिर ऊपर का प्लाज्मा निकाल लो। लेकिन ये बहुत धीमा है और इससे सिर्फ प्लाज्मा और रेड सेल्स ही मिलते हैं, प्लेटलेट्स नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही मेन है। और तीसरा तरीका एफेरेसिस, वो थोड़ा अलग था ना? हाँ, एफेरेसिस बिल्कुल अलग है। इसमें डोनर का खून एक मशीन से होके गुजरता है। मशीन? हाँ, एक ऑटोमेटेड मशीन। वो खून में से सिर्फ वो कंपोनेंट निकाल लेती है जिसकी जरूरत है, जैसे सिर्फ प्लेटलेट्स या सिर्फ प्लाज्मा या कभी-कभी व्हाइट सेल्स या स्टेम सेल्स भी। और बाकी खून का क्या होता है? बाकी बचा हुआ खून, जिसमें से वो खास कंपोनेंट निकल चुका है, मशीन उसे तुरंत ही डोनर के शरीर में वापस भेज देती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। इसका क्या फायदा है? इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो इससे हम एक ही डोनर से एक बार में किसी खास कंपोनेंट की बहुत ज्यादा मात्रा ले सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी मरीज को प्लेटलेट्स देनी है, तो नॉर्मल डोनेशन से बने 1 यूनिट में प्लेटलेट्स कम होते हैं। मरीज को शायद 6-8 डोनर के प्लेटलेट्स चाहिए होंगे। हाँ। लेकिन एफेरेसिस से एक ही डोनर एक बार में उतनी प्लेटलेट्स दे सकता है जितनी 6-8 डोनेशन से मिलती हैं। इसे सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (SDP) कहते हैं। ये ज्यादा असरदार और सुरक्षित माने जाते हैं। अच्छा, और दूसरा फायदा? दूसरा, इसका इस्तेमाल इलाज के लिए भी होता है। थेरेप्यूटिक एफेरेसिस, इसमें मरीज का खून मशीन से गुजारकर उसमें से कोई नुकसानदायक चीज, जैसे कोई एबनॉर्मल प्रोटीन या एंटीबॉडी, निकाल दी जाती है और बाकी खून वापस मरीज को दे दिया जाता है। ये सब तो बहुत ही एडवांस तकनीकें लगती हैं। अब हमने घटकों की इतनी बात कर ली, लेकिन वो जो ओरिजिनल चीज है, संपूर्ण रक्त या होल ब्लड, उसका क्या वो अब इस्तेमाल नहीं होता? होता है, लेकिन बहुत कम। जैसा मैंने कहा, संपूर्ण रक्त वही खून है जैसा डोनेट किया गया था, बस उसमें एंटीकोआगुलेंट मिला है। इसमें सारे हिस्से अपने नेचुरल अनुपात में हैं। तो आज के समय में इसका इस्तेमाल काफी घट गया है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मरीज को सारे घटकों की जरूरत नहीं होती और कॉम्पोनेंट थेरेपी ज्यादा सेफ और इफेक्टिव है। तो फिर ये कब दिया जाता है, कोई खास सिचुएशन? हाँ, मुख्य रूप से तब जब मरीज का बहुत ज्यादा खून बह गया हो, मतलब मैसिव ब्लड लॉस, जैसे किसी बड़ी दुर्घटना में या बड़ी सर्जरी के दौरान। अच्छा। ऐसी हालत में मरीज को सिर्फ ऑक्सीजन ले जाने वाली सेल्स ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे ब्लड वॉल्यूम भी चाहिए, मतलब खून की मात्रा बढ़ानी है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी चाहिए ताकि और खून बहना रुके। तो ऐसी इमरजेंसी में कभी-कभी संपूर्ण रक्त देना ज्यादा तेज और आसान हो सकता है। समझ गई। और एक ताजा संपूर्ण रक्त या फ्रेश होल ब्लड का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, ताज़ा मतलब जिसे जमा करने के 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसमें क्या खास होता है? माना जाता है कि इसमें प्लेटलेट्स और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिन्हें लेबाइल फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि वो स्टोर करने पर जल्दी काम करना बंद कर देते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ओके। तो इसका इस्तेमाल कभी-कभी बहुत ज़्यादा खून बहने की स्थिति में या बच्चों में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जैसी बहुत खास परिस्थितियों में ही होता है, जहां इन ताज़ा घटकों की ज़रूरत समझी जाती है। पर यह भी अब बहुत कॉमन नहीं है। चलिए, अब एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले घटक पर थोड़ा और फोकस करते हैं। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, PRBCs। ये क्या है और क्यों इतने महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, PRBCs जैसा नाम से पता चल रहा है, ये लाल रक्त कोशिकाओं का कॉन्सेंट्रेट है, मतलब गाढ़ा रूप। जब हम संपूर्ण रक्त को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से ज्यादातर प्लाज्मा निकाल देते हैं, तो जो लाल कोशिकाएं बचती हैं, वही पैक्ड रेड सेल्स हैं। पैक्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अब वो कम वॉल्यूम में कम जगह में पैक हो गई हैं। अच्छा, तो इनमें सिर्फ रेड सेल्स होती हैं? मुख्य रूप से रेड सेल्स, थोड़ा सा प्लाज्मा रह जाता है और कुछ व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं, पर बहुत कम मात्रा में। और इनका मुख्य फायदा क्या है? ये क्यों इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? इनका सबसे बड़ा फायदा है एनीमिया का इलाज करना, मतलब शरीर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाना बिना मरीज को ज्यादा फ्लूइड दिए। हाँ, वो सर्कुलेटरी ओवरलोड वाला पॉइंट। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें प्लाज्मा बहुत कम है, तो मरीज को उतना लिक्विड लोड नहीं मिलता जितना पूरा खून देने पर मिलता। ये उन मरीजों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें दिल की बीमारी है या किडनी की, या जो बहुत बूढ़े हैं या बच्चे हैं। उनमें ज्यादा फ्लूइड देने से दिक्कत हो सकती है।
पीआरबीसी से आप कम वॉल्यूम में ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दे सकते हैं। और कोई फायदा? हाँ, प्लाज्मा कम होने से कुछ तरह के एलर्जिक या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का खतरा भी कम हो जाता है, जो प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की वजह से हो सकते हैं। तो मतलब सिर्फ काम की चीज ऑक्सीजन, कैरियर ज्यादा मात्रा में और साइड इफेक्ट का खतरा भी कम। बिल्कुल सही। इसीलिए क्रोनिक अनीमिया जैसे किडनी फेलियर के मरीजों में, या थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया में, कैंसर के मरीजों में कीमोथेरेपी के बाद या सर्जरी के दौरान या बाद में हुए ब्लड लॉस को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लड प्रोडक्ट है। ये वाकई कमाल है कि एक यूनिट खून से कितने अलग अलग तरह के जीवन रक्षक उत्पाद बन सकते हैं। क्या आप हमें एक बार फिर से संक्षेप में वो मुख्य श्रेणियां और उनके उदाहरण बता सकते हैं? हाँ जरूर। जैसा हमारी स्टडी मटेरियल में भी दिया है, हम इन्हें मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कंपोनेंट्स इसमें आगे रेड सेल कॉन्सेंट्रेट पीआरबीसीज, जिसकी हमने अभी बात की ऑक्सीजन के लिए, ल्यूकोसाइट रिड्यूस्ड आरबीसीज, ये खास तरह के पीआरबीसीज हैं जिनमें से वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स को फिल्टर करके और भी कम कर दिया जाता है। ये उन मरीजों के लिए अच्छे हैं जिन्हें बार बार खून चढ़ता है या जिन्हें रिएक्शन का खतरा ज्यादा होता है। प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, ये खून का थक्का जमाने, क्लॉटिंग में मदद करते हैं। डेंगू, कीमोथेरेपी वगैरह में जब प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तब ये दिए जाते हैं। ये नॉर्मल डोनेशन, जिसे रैंडम डोनर प्लेटलेट्स कहते हैं, ये एफेरेसिस सिंगल डोनर प्लेटलेट से मिलते हैं। और कभी-कभी ग्रैनुलोसाइट्स भी एफेरेसिस से जमा किए जाते हैं, जो एक खास तरह के वाइट सेल्स हैं कुछ खास इन्फेक्शंस में। ओके, ये हो गए सेल्स वाले। दूसरी कैटेगरी? दूसरी है प्लाज्मा घटक, प्लाज्मा कंपोनेंट्स। इसमें मुख्य हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP। इसे खून निकालने के 6-8 घंटे के अंदर जमा देते हैं ताकि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स ताज़ा रहें। ये तब देते हैं जब कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो, जैसे लिवर की बीमारी में या बहुत ज़्यादा खून बहने पर। सिंगल डोनर प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा है पर शायद FFP जितना ताज़ा ना हो। क्रायोप्रेसिपिटेट, ये FFP को एक खास तरीके से पिघलाकर बनाया गया कॉन्सेंट्रेट है। इसमें फैक्टर 8, फैक्टर 13, फाइब्रिनोजन और वॉन विलेब्रैंड फैक्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये हीमोफीलिया ए, वॉन विलेब्रैंड डिजीज या फाइब्रिनोजन की कमी में बहुत काम आता है। क्रायोपुअर प्लाज्मा, ये क्रायोप्रेसिपिटेट निकालने के बाद बचा हुआ प्लाज्मा होता है। और तीसरी है प्लाज्मा डेरिवेटिव्स, जिनकी हमने पहले भी बात की थी। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्लाज्मा पूल करके बनाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन 5% और 25% कॉन्सेंट्रेशन में आता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने और प्रेशर मेंटेन करने के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG, इन्फेक्शन से लड़ने या इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए। फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स जैसे फैक्टर 8, फैक्टर 9 के शुद्ध कॉन्सेंट्रेट हीमोफीलिया के इलाज के लिए। फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स और भी कई हैं, जैसे फाइब्रिनोजन कॉन्सेंट्रेट, एंटीथ्रोम्बिन 3 वगैरह। बाप रे, ये तो सचमुच एक पूरी मेन्यू है जो डॉक्टरों के पास मौजूद है, हर मरीज की खास जरूरत के हिसाब से चुनने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ। क्या हम उन्हें समेट सकते हैं? हाँ जरूर। पहली बात तो मेरे लिए ये है कि खून, जो हमें बस एक लाल तरल लगता है, वो असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कई जरूरी चीजों का। हर हिस्से का अपना बिल्कुल जीवन बचाने वाला काम है। बिल्कुल सही, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यू। दूसरी बात, खून को उसके घटकों में बांटना, ये मेडिकल साइंस में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। इसने हमें मरीजों का ज्यादा सटीक, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा असरदार तरीके से इलाज करने की ताकत दी है। हाँ, ये टारगेटेड थेरेपी को मुमकिन बनाता है। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच अब जरूरी नहीं है। तीसरी बात, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन की तकनीक है, जो सिर्फ घनत्व के मामूली अंतर का फायदा उठाती है, वही इस सारे पृथक्करण का, सेपरेशन का मुख्य आधार है। ये साइंस का कितना सरल लेकिन कितना शक्तिशाली इस्तेमाल है। हाँ, फिजिक्स का बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है बायोलॉजी और मेडिसिन में। और आखिर में ये बात कि एक इंसान का खून दान करना वो सिर्फ एक जान नहीं बचाता, बल्कि उसके अलग अलग हिस्से बनकर कई अलग अलग तरीकों से कई लोगों की जान बचा सकते हैं या उनकी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये डोनेशन के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सम अप किया है। ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सब हमें ये भी याद दिलाता है कि ब्लड बैंकिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। हाँ, इस पर रिसर्च चलती रहती है, नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिससे ये प्रक्रिया और भी सुरक्षित और भी प्रभावी हो। भविष्य में शायद हम और भी खास और भी शुद्ध घटक बना पाएं
या शायद आर्टिफिशियल ब्लड या ब्लड सब्स्टिट्यूट्स भी हकीकत बन जाएं। तो ये एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है और हर नई खोज, हर प्रगति मरीजों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है। क्या? रक्त घटकों की जो जटिलता है और उनकी विशिष्टता है, और ये तथ्य कि ये एक सीमित संसाधन है जो दान से ही मिलता है, तो ये देखते हुए ये तय करने में क्या नैतिक पहलू, क्या एथिकल कंसिडरेशन सामने आते हैं कि इन सीमित खास घटकों को किसे पहले मिलना चाहिए, प्रायोरिटी कैसे तय की जाए। ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।